डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, नया टॉपिक, कुछ विशेष जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य, और हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करें तो हमने आयोग की थोड़ी संदर्भ में बात कर ली थी, बाकी भी बात करेंगे। केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, इतिहास, वर्तमान, सारी जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। इस पर हम बात और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग पॉइंट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कब आया था ये एक्ट? 2005 का है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये पूरा अधिनियम, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, विश्व स्तर पे इतिहास क्या कहता है, इसके संदर्भ में हम आज की क्लास में बात करेंगे। दरवाजा लॉक करो ना। सबसे पहले सवाल ये बनता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम से यानी तात्पर्य क्या है? इस अधिनियम से मतलब क्या जानते हैं? इससे तात्पर्य है किसी भी देश के व्यक्ति, किसी भी देश के नागरिक, किसी भी देश के व्यक्ति या नागरिक है, सरकार और सरकारी अधिकारियों द्वारा जो किए जा रहे कार्य है, उन कार्यों के बारे में जानकारी जो प्राप्त करने का अधिकार जो होता है, वही क्या है? सूचना का अधिकार है। मैं यहां से एक चीज बात करूं, इसका एक भाषा में हम लिख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, किसी भी देश के नागरिकों, व्यक्तियों को सरकार और उसके प्रशासन, यानी ये कह सकते हैं किसी देश के व्यक्तियों, या इसको हम बोल सकते हैं नागरिकों को सरकार या प्रशासन से संबंधित, यानी सरकार या प्रशासन से संबंधित सूचनाएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त करना या प्राप्त करने का जो अधिकार है, वही किस में आता है? सूचना के अधिकार में आता है। ठीक है, अब इसमें देखो, थोड़ी सी ये जानकारी भी साथ में जानना जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इतिहास में किस प्रकार से ये जानकारी हमें वर्तमान तक मिल रही है, कैसे इस प्रकार की जानकारी का हम प्रयोग कर सकते हैं। विश्व में सबसे पहले इस प्रथा को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को किसने अपनाया था, यहां पर भी हम चर्चा करेंगे। विश्व में सबसे पहले अपनाने वाला देश था स्वीडन। स्वीडन ने सूचना के अधिकार के तहत सबसे पहले क्या किया था? फ्रीडम ऑफ, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम से सन 1766 में एक अधिनियम लेकर आए थे। यानी पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश जिसने सूचना का अधिकार प्रदान किया था, विश्व का प्रथम देश जिसने सूचना का अधिकार दिया। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सूचना प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक का, उस देश के नागरिकों को अधिकार है, और वो देश कौन सा है? तो वो देश नोट करना आपको, स्वीडन। और स्वीडन ने ये कब किया था? सन 1666 ईस्वी में। कौन सा? तो याद रखना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट।
ये अधिनियम लेकर आए थे सन 1766 में, और नाम उसका दिया था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट। यानी प्रेस को स्वतंत्रता है किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति का, सूचना छापने की, ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में एक देश और याद रखना है, और वो याद रख सकते हो आप कि इस पर कानून और बनाया था, और फिनलैंड ने भी बनाया था, फिनलैंड। फिनलैंड ने सूचना के अधिकार पर सन 1919 में कानून बनाया था। अब आपसे सवाल यहीं से पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की थी, या मैं बात करूं सूचना का अधिकार प्रदान किया था, कौन सा देश है तो ये अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश तो याद रखना है कौन सा है, स्वीडन है। और दूसरी बात बहस आपसे पूछे कि कानून दूसरा देश विश्व का जिसने ये कानून बनाया था कौन सा था, फिनलैंड, याद रखना इसके संदर्भ में। अब थोड़ी सी और पृष्ठभूमि की ओर झांक लेते हैं, आगे की बात और लेते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है सन 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व, यानी मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है, यूएनओ के संदर्भ में पॉइंट ये नोट करना है, यूएनओ की जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना उसके, यानी याद रखना है यूएनओ की जो महासभा है, और उस महासभा, इस महासभा का हुआ था प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, इस प्रथम अधिवेशन में एक सवाल ये था कि मान लो कि क्या किसी प्रकार की, मान लो कि सूचना प्राप्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब इसमें सवाल ये बना था कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, सूचना की स्वतंत्रता प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा हुई थी, और यह कहा गया था कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे विश्व के लिए सूचना प्राप्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल है। अब कौन सा देश इसको मूल अधिकार में शामिल करता है, कौन सा देश इसको नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को, सभी साथी जितने जुड़े हैं उनको सभी को अभिवादन स्वीकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर देखो विश्व स्तर की दूसरी भाषा की अगर हम बात करें तो हम जब मानवाधिकार पढ़ते हैं तो मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में ही, यानी एक घोषणा पत्र आता है यूएनओ में, और कौन सा, मानवाधिकार घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र। मानवाधिकार घोषणा पत्र आप अच्छे से पढ़ते हो, जहां कहीं भी आपने पढ़ा हो तो ये आपको मिलेगा 10 दिसंबर 1948 का। इसमें 30 अनुच्छेद है। इसमें मानवाधिकार के घोषणा पत्र में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद कौन सा है, यानी अनुच्छेद कहें या इसके 30 अनुच्छेद में एक धारा कहें, अनुच्छेद है 19। 19 में सूचना के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। यानी इसमें यह कहा गया है, अभी भी आप सर्च करोगे कि मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 को, तो उससे मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सरकार के बारे में जान सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी सूचना के अधिकार की क्या देता है, ये गारंटी प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, 19। ठीक है, तो इसमें सूचना के अधिकार की गारंटी का उल्लेख है,
गारंटी का मतलब है कि आपको सूचना का अधिकार एक मानो कि एक प्रावधान के तहत मिल रही है, एक घोषणा के तहत मिल रही है इसमें, ठीक है। ये चीज नोट करना, तो उल्लेख है। और इसी में ये भी दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में, साथ में ये भी साथ में नोट कर सकते हो, ये इस अनुच्छेद में दिया हुआ है अभिव्यक्ति एवं राय प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं राय प्रकट करने की स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। तो मेरा सवाल यह है कि हमारा जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जब हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी 6 स्वतंत्रताएं दी है। 6 स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है कि नहीं है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दे रखी है वह संविधान में? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, ध्यान रखना। मैं यहां से ये देखो, ये अनुच्छेद यूएनओ की मानवाधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 19 है, इसमें भी अभिव्यक्ति की और राय प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार यानी इसमें सूचना का अधिकार प्रदान किया गया, सूचना के अधिकार को गारंटी की प्रदान की गई है। जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भी कौन सा नोट करोगे? आपको अनुच्छेद नोट करना है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, उसी में सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता दी हुई है। यानी जो आरटीआई वर्तमान में लागू है, आरटीआई जो वर्तमान में है, यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट करना। 19 में घोषणा पत्र का उल्लेख इसमें दिया हुआ है, ये चीज भी साथ में नोट करना। अब थोड़ा सा मैं भारत के संदर्भ में आगे बढ़ूं तो भारत में याद रखना है आपको, कौन सा पॉइंट याद रखना है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय में वाद हुआ था सन 1982 में। कब की बात हो रही है? 1982 में। सर ऐसी का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में, एक वाद कौन सा था? तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि एक लोकतांत्रिक सरकार है भारत में, भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि उसको जानकारी होना चाहिए कि हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्या कर रही है, वो चुनी हुई सरकार है क्या कर रही है, कौन से कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए लोगों के प्रति, क्योंकि लोग जिनको चुनकर भेजते हैं उसकी जवाबदेहिता बनती है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या कहा था कि सरकार से लोगों को सूचना जानने का अधिकार है, कि आपकी जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, वो लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम कर रही है। आपके अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं हैं, तो आपको मूल अधिकार है सूचना जानने का। तो इसको हमने किसमें मान लिया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का अधिकार है? एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसको मतलब आपको सूचना मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो कौन सी सूचना, कैसे और किस आधार पर इस सूचना की बात इसमें कही गई थी, ठीक है। तो ये चीज 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार में, अब भारत के संदर्भ में बात इसमें आती है, ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करें तो भारत में सरकार 1989 की बात है, 1989 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1989 उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीएम वीपी सिंह, वीपी सिंह। 1989 में, 89 से 90 तक प्रधानमंत्री रहे थे वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह पूरा नाम था। वीपी सिंह ने सूचना के
सूचना अधिकार पर कानून बनाने का समर्थन किया था इन्होंने। कानून बनाने का समर्थन किया था। देखो पहली बार ये टॉपिक जोड़ा हुआ है, पहली बार इतना अच्छा टॉपिक जोड़ा हुआ है जिसमें पहले सूचना आयोग तो था लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं था, इसका मतलब पृष्ठभूमि भी नहीं थी, पहली बार जोड़ा हुआ अपने सिलेबस में। ठीक है, नोट करना। इसमें समर्थन किया था, वीपी सिंह ने कहा कि मैं इस बात का क्या कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ रही थी इनके सामने। एक तो बाधा ये थी कि वीपी सिंह की सरकार है, पूर्ण बहुमत की नहीं थी, और पूर्ण बहुमत की नहीं है इसका मतलब आप किसी प्रकार का निर्णय जो भी लो ना, तो निर्णय में आप एक लिमिट तक निर्णय ले सकते हो, आप लिमिट से बाहर किसी प्रकार का निर्णय इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें पहली बाधा तो ये थी कि हमारे पहले से एक कानून चल रहा था, साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम सन 1872 का जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। वर्तमान में ध्यान रखना, मोदी सरकार ने साक्ष्य अधिनियम का नाम बदलकर यह कर दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम कर दिया, 1 जुलाई 2024 से लागू किया इसको। ठीक है, अधिनियम वही है, सिर्फ इसका नाम और कुछ धारा में उल्टा बदलाव किया है। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखना, एक तो देखो जो गुप्त बात होती है ना, इसको बोलते हैं गुप्त बात अधिनियम, इसको हम कह सकते हैं कि सीक्रेट सीक्रेट कुछ बातें या सीक्रेट एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, किसके संदर्भ में, शासकीय गुप्त बात है। ठीक है, ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट कहा जाता है इसको, मैं ये कह सकता हूं ऑफिशियली, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और ये एक्ट कब का था, तो ये था सन 1923 का, ये रोक रहा था इसमें, शासकीय कर लेना है इसको, शासन से संबंधित, यानी शासन की आप सूचनाएं नहीं बाहर निकाल सकते, इसका मतलब, और साक्ष्य से आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये क्या कर रहे थे, इसको रोक रहे थे। एक तो देखो साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो क्या कर रहा था, सूचना के अधिकार बनाने पर रोक लगा रहा था। रोक कैसे है कि साक्ष्य से संबंधित आपको सूचना नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी इसका मतलब सूचना का अधिकार अधूरा हो गया यहीं पे। फिर है शासकीय गुप्त बात अधिनियम, इसको ऑफिशियल अंग्रेज बना के गए थे 1923 में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहा जाता है इसको, यानी ऑफिस से संबंधित, शासन से संबंधित क्या चल रहा है, कितना बजट इधर उधर हुआ, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस प्रकार के अधिनियम थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसकी धाराएं इसमें बाधा बन रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो ऐसा कोई हमारे पास में आंदोलन नहीं हुआ था, और जब तक एक चीज है कि जब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है तब तक इस प्रकार के अधिनियम वगैरह चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इसमें एक प्रावधान ये जोड़ना है कि हमने आंदोलन शुरू किया था, और आपको पॉइंट ये नोट करना है, सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी सूचना का अधिकार, और इस अधिकार के लिए शुरू हुआ था भारत में आंदोलन है। सूचना का अधिकार और इस अधिकार के लिए क्या शुरू होता है भारत में, एक आंदोलन शुरू होता है, और आंदोलन आपको अच्छे से पता है कि बहुत जबरदस्त चला था, और राजस्थान से हुआ था, इसलिए ये टॉपिक राजस्थान में जोड़ा हुआ है। राजस्थान से इस प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए टॉपिक भी कहां जोड़ा हुआ है, तो ये राजस्थान के लिए जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, पॉइंट पहला तो ये नोट करना है कि इसकी शुरुआत कहां से और कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है सन 1995। कब होती है, 1995। डेट आप लिखना चाहो तो 6 अप्रैल 1995, 6 अप्रैल, बहुत महत्वपूर्ण डेट है इसलिए डेट ही लिख दूं यहां पे, 6 अप्रैल 1995। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अच्छा स्थान, ये आंदोलन शुरू कहां से होता है, तो ये आंदोलन शुरू होता है ब्यावर अजमेर से।
आंदोलन शुरू कहां से होता है? ब्यावर अजमेर से। अच्छा, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? भाई आंदोलन हुआ तो इतना बड़ा आंदोलन मान लो कि शुरू होता है, इसका मतलब कोई संगठन तो जुड़ा होगा इसमें, ठीक है। और अच्छे से पता है कि ब्यावर अजमेर राजस्थान में, अगर विश्व स्तर के यानी भारतीय स्तर की बात करें तो राजस्थान याद रखते हैं इसमें। तो ब्यावर अजमेर से शुरू होता है, संगठन याद रखना है इसमें, और संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। शक्ति संगठन के नेतृत्व में अरुणा रॉय द्वारा। अरुणा रॉय एक समाज सेविका थी। अरुणा रॉय भारतीय प्रशासनिक सेवा में यानी आईएएस सेवा में रह चुकी, और इनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू होता है। कौन सा? सूचना के अधिकार। बहुत अच्छी पृष्ठभूमि, बहुत बढ़िया कहानी भी है ये, इस तरह से हम बात करें। एक मान लो कि एक प्रशासनिक सेवा आईएएस से परीक्षा पास करने के बाद में इस क्षेत्र में आने के पीछे क्या रीजन थे, आना पड़ा, और क्यों इस प्रकार के आंदोलन करने पड़े, क्यों किसान शक्ति संगठन इनके द्वारा बनाना पड़ा, ठीक है। ये भी काम की चीज इसमें नोट करनी है। अच्छा, सवाल ये बनता है कि जो किसान शक्ति संगठन बना था, अरुणा रॉय के नेतृत्व में बना था, इसमें अरुणा रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दूसरा पॉइंट ये भी नोट करना है कि अरुणा रॉय एक समाज सेविका थी। ये और इनके पति दोनों के अजमेर और ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में इस आंदोलन के लिए बहुत, आज तक ये इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने ये सेवा छोड़कर फिर इस क्षेत्र में कार्य किया था, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि जो किसान मजदूर शक्ति संगठन है, ये किसान मजदूर शक्ति संगठन, पहली बात तो है कि मानो कि ये कब बना था। ये बना तो था 1990 में, ठीक है। 1990 में एक शक्ति संगठन बनता है, और फिर इसके मान लो कि चलो स्थापना कहाँ से होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थान कहाँ से संचालित हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें नोट करना है, ठीक है। तो ये शक्ति संगठन स्थान जहां से संचालित हो रहा था, नाम याद रखना है आपको, तिलोनिया। बहुत बार पूछा जाता है तिलोनिया। और तिलोनिया कहां पर है? अजमेर में। और आपसे पूछे मुख्यालय कहां पर है इसका, उस समय इन्होंने मुख्यालय अपना स्थापित किया था, मुख्यालय, और मुख्यालय देवडूंगरी। देवडूंगरी, और देवडूंगरी कहां पर है? तो ये राजसमंद में है। मुख्यालय देवडूंगरी, राजसमंद इसका मुख्यालय रखा गया, ठीक है। और स्थापना की बात करें तो स्थापना, इस संगठन की स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इस संगठन की स्थापना की गई थी 1990 में। कब स्थापित किया गया था संगठन? 1990 में। जब अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान एक शक्ति संगठन बना, तो इसने संगठन ने क्या किया था? जन सुनवाइयां की थी, यानी 2 जन सुनवाई की थी। आपको ये मोस्टली याद रखना है कि इनके द्वारा जो 2 जन सुनवाई की गई थी, वो जन सुनवाई कहां कहां पर की गई थी। देखो यहां से याद रख सकते हो आप, जन सुनवाई, एक बड़े स्तर पे जन सुनवाई रखी थी इन्होंने। पहली जन सुनवाई तो इनके द्वारा की गई थी 2 दिसंबर 1994 को। पहली जन सुनवाई देखो 1990 में स्थापित होता है, और फिर रखता है ये जन सुनवाई, फिर करता है आंदोलन, और फिर देता है सूचना के अधिकार को चुनौती, ठीक है। और चुनौती के माध्यम से हम क्या करते हैं? ये अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जन सुनवाई पहली रखी गई थी कोट किराना नामक स्थान है पाली में। पहली कहां रखी गई थी? कोट किराना, जगह गांव का नाम है, ध्यान रखना। और कोट किराना कहां पर है? पाली में। यह जन सुनवाई कब रखी गई थी?
तो मैं ये लिख दूं 2 दिसंबर 1994 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 2 दिसंबर 1994 को। फिर देखो दूसरी जन सुनवाई, दूसरी जन सुनवाई रखी थी इन्होंने भीम, और भीम कहां पर है? राजसमंद में। इसमें देखो लोगों की सूचनाओं और लोगों की समस्याओं से संबंधित ये जन सुनवाइयां थी। और ये दूसरी रखी गई थी इसके मात्र 5 दिन बाद में, यानी 7 दिसंबर 1994 को। दो लगातार जन सुनवाई की। किसने? किसान मजदूर या मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में अरुणा रॉय और वहां के आसपास के गांवों के लोगों ने मिलकर की थी। तब इसमें देखो सरकार से बहुत सारा प्रयास किया गया था कि आपके मान लो कि यहाँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सरकारी अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से साक्ष्य या सबूत देने से मना कर दिया था। फिर गांव के लोगों के साथ में एक बड़े से, यानी इसने धीरे धीरे इस जो संगठन 1990 में स्थापित हुआ, इसमें लोग जुड़ते गए। और लोग जब जुड़ते गए तो लगातार लोग जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े स्तर पे लोग इसमें शामिल हो गए थे। बड़े स्तर पे जब लोग शामिल हो गए तो ऐसी स्थिति में याद रखना पूरे के पूरे गांवों की सुनवाई होने लग गई थी इसमें। जब कोर्ट किराना और भीम में तो इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के उदाहरण आए कि जब लोगों से पूछा गया कि आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सालय कहाँ चल रहा है, यानी जानवरों का जो हॉस्पिटल है कहाँ चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि हमारे तो सेकंड मंजिल पे चल रहा है। और वास्तव में चल रहे थे। हकीकत ये थी कि सेकंड मंजिल पर यानी छत पे चल रहे थे पशु चिकित्सालय। तो उन्होंने कहा कि आप पशुओं को कैसे ले जाते हो, कि ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिकॉर्डली चल रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में ऐसे लोगों के नाम चल रहे थे जिन लोगों की मौत हो चुकी है, यानी मरे हुए लोगों के नाम से भी वेतन उठाया जा रहा था। तो इस प्रकार की सूचनाएं तब उन्होंने कहा। जब ये अमानों की बड़े स्तर पे सुनवाई की तो सुनवाई के बाद में फिर इस संगठन को लगा कि क्यों ना सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन किया जाए। और इस संगठन ने यह निर्णय किया कि सूचना का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इन्होंने क्या बताया था? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है। अधिकार है, इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। और इस संगठन ने फिर क्या किया? इस संगठन के नेतृत्व में 1996 से सूचना के अधिकार के लिए प्रदर्शन शुरू किए। सूचना के अधिकार के लिए प्रदर्शन शुरू किए। ठीक है, तो याद रखना 1996 से सूचना के अधिकार के लिए इन्होंने प्रदर्शन शुरू किए। अब मैं कह सकता हूं कि अब शुरुआत होती है किसकी? अब शुरुआत होती है एक बड़े आंदोलन को रूप देने की। ठीक है, और इसकी मांग की और अधिकार के लिए मांग, और मांग के तौर पे इन्होंने क्या किया था? प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन की अब धीरे धीरे शुरुआत, अब इसके असर भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान नहीं, पूरे भारत में इसको असर देखने को मिलेगा। फिर देखो सरकारें क्या क्या प्रयास करती है। सरकारों के द्वारा, एक बार मेरे कमेंट दिख रहे हैं, मैं एक बार रोल कर देता हूं। अच्छा,
देखो इसमें कमेंट तो बहुत सारे थे आपके। गुड आफ्टरनून सभी को, जितने साथी जुड़े, सारे सवालों के आपके जवाब देंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। आपके कमेंट आ रखे हैं, सारे के सवाल आज के आरटीआई एक्ट में सारे परिवार सबके रहेंगे। हाँ, ये भारतीय राजनीति। अब देखो 1996 में प्रदर्शन शुरू हुआ और कई राज्यों ने इसके लिए कानून भी बनाए थे। जैसे तमिलनाडु ने 1997 में बना दिया था इसके लिए कानून, विरोध प्रदर्शन हुआ। राजस्थान में याद रखना 1998 में क्या हुआ था? राजस्थान में 1998 में विधानसभा चुनाव होने थे। 1998 में विधानसभा चुनाव, और उस विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। आपको याद हो तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत। इस चुनाव से पहले एक कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। उस घोषणा पत्र में एक घोषणा की गई थी। एक तो घोषणा यह की गई थी कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे। उसमें एक ये घोषणा की गई सूचना के अधिकार अधिनियम लेकर आएंगे, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, ये दो की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई थी। और यह घोषणा की गई थी किसमें? 1998 के विधानसभा के जो चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले की यह घोषणा इसमें आती है। ठीक है, जन सूचना का अधिकार का इन्होंने इस घोषणा में भी क्या किया? अधिनियम लाएंगे, और इस बात का इन्होंने समर्थन किया था। इस प्रकार का अधिनियम होना चाहिए, जन सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, जन सूचना या सूचना के अधिकार पर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इन्हें प्रयास किया। प्रयास किया तो याद रखना 1 मई सन 2000 की बात है। 1 मई 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम निर्मित किया। राजस्थान में राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया? बना दिया। और राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम जब बना दिया तो देखो भाई साहब, बनाए दिया है तो फिर इसको लागू भी तो करना है। इस सूचना के अधिकार अधिनियम को हमने राजस्थान में लागू भी कर दिया था। लागू कब किया? तो याद रखना है 26 जनवरी 2001 में। कब लागू कर दिया? तो आपसे पूछे ना, आरटीआई एक्ट है वो भारत में यानी 2005 में आया था, जबकि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी। याद रखना, राजस्थान पहले जोड़ना है इसमें। और सिर्फ सूचना का अधिकार अधिनियम पूछे तो 2005 है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बनाया गया था और 2001 में उसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। यह चीज आपको नोटिस में रखनी है। अच्छा, कुछ पॉइंट में यहां से बताऊं। देखो अपने क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? सन 2005 में आता है। यानी आरटीआई कब आ रहा है? आरटीआई आ रहा है 2005 में। लेकिन एक चीज साथ में ये भी सोच में अलग से मैं कॉलम बना के लिख रहा हूं यहां पे। देखो आरटीआई एक्ट 2005 से पहले ये एक्ट राज्य सरकारों द्वारा निर्मित। इसमें याद रख सकते हो, एक मैं शॉर्ट तरीका बताऊं तो TMCRJ, ये लाइन याद रखना। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस होता है, वैसे TMCRJ याद रखना है।
क्यों? क्योंकि इसमें इसलिए याद रखना है कि इसमें 3 राज्य निकाल रहा हूं मैं। टीएमसी का मतलब है तमिलनाडु, एम का मतलब है मध्य प्रदेश, सी का मतलब है कर्नाटक, तो टीएमके कर लेना इसको, कर्नाटक। आर का मतलब है राजस्थान, और जे का मतलब है जम्मू कश्मीर। तो ये तमिलनाडु लागू कर चुका था 1997 में इस प्रकार का अधिनियम, मध्य प्रदेश कर चुका था 1998 में, कर्नाटक कर चुका है इसको 2000 में, राजस्थान ने लागू कर दिया 2001 में, और जम्मू एंड कश्मीर इसको लागू कर चुका था 2004 में। और आरटीआई एक्ट कब आता है? आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू होता है? 2005 में। तो ऐसे कौन से राज्य जिन्होंने आरटीआई एक्ट 2005 आने से पहले भी अपने राज्य के सूचना अधिकार अधिनियम में लागू कर चुके थे? तो चार राज्य आपको नाम याद रखना है। और कौन से चारों राज्य हैं? तो याद रखना टीएमके, राजस्थान यानी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, 4 राज्य इसमें नोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात आती है तो हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी मैं सीधी भाषा में बात करूं तो आरटीआई एक्ट कौन सा? 2005। ये 15 जून 2005 को क्या होता है? लोकसभा में पारित, लोकसभा में 15 जून 2005 को पारित। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से ये नोट करना है, 12 अक्टूबर, वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताब में 13 अक्टूबर लिखा हुआ, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू, भारत में क्या हो गया ये? लागू। कब लागू हुआ भारत में? तो याद रखना है 12 अक्टूबर 2005 को ये भारत में लागू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहां से अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें देखो टोटल धाराएं, और ये भी याद रखना 6 अध्याय इसमें इसमें 6 अध्याय, 31 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं। 2 इसमें क्या है? अनुसूचियां इसमें दी हुई है। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और साथ में कर लेना, 2019 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किया था। 2019 में इस एक्ट में कुछ संशोधन, और संशोधन कौन कर सकता है? भारत सरकार कर सकती है। तो भारत सरकार द्वारा इसमें एक्ट में 2019 में संशोधन किए, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो सूचना आयुक्त है उनको बराबर वेतन देने की बात भी इसमें की गई थी। और दूसरी पॉइंट आपको साथ में यह भी नोट करना है कि इसमें वेतन केंद्र सरकार द्वारा, राज्य के सूचना आयुक्तों का वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है। ये चीजें साथ में नोट करना। अब अपने लिए सवाल यह बनता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको कौन से अधिकार दिए गए? यानी आरटीआई एक्ट 2000 जो 5 है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए? अब इसमें देखो जो अधिकार प्रदान किए गए नागरिकों को, वो अधिकार में सिर्फ मौखिक बोल रहा हूं। पहली बात तो याद रखना
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनसे संबंधित प्रशासनिक जितनी सूचनाएं वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रतिबंध है, वो भी हम बात करेंगे। दूसरी बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति सूचना है, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भी कोई विभागों से काम किए जा रहे हैं तो उनके कामों को देखा जा सकता है। उनके कामों में जो सामग्री काम में ली जा रही उस सामग्री के आप क्या कर सकते हो, नमूने लेकर उनकी जांच कर सकते हो। आप सरकार के दस्तावेज और रिकॉर्ड देख सकते हो या दस्तावेज और रिकॉर्डों की फोटोकॉपियां भी ले सकते हो। आप सरकार के संबंधित जितने विभाग है उन विभागों की जो मस्ट्रोल वगैरह होते हैं, यानी मजदूरी मस्ट्रोल, जैसे नरेगा में आप देखते हो ना कि मिस्ट्रोल आता है या मस्ट्रोल आता है, तो मस्ट्रोल से संबंधित सूचनाएं ले सकते हो, देख सकते हो। या फिर मैं जैसे बात करूं जो केस बुक होती है सरकार की, विभाग आदेश से पुस्तिका वगैरह होती है, ठीक है, लॉग बुक, टेंडर वगैरह जो पुस्तिकाएं होती है, इन पुस्तिकाओं के बारे में आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो, ये आपको पूरा अधिकार होता है। अब दूसरा सवाल अपने लिए बनता है कि सूचनाएं कैसे प्राप्त करें। सूचनाएं कैसे प्राप्त, इसमें आप ध्यान दे लेना आराम से वो चीज कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों से संबंधित सूचनाएं ले सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित आप दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकते हो, उनकी फोटो प्रतियां ले सकते हो, सरकार के काम को देख सकते हो, सरकार के कामों से संबंधित आप नमूने ले सकते हो, जो सामग्री काम में ले रहे हो उनसे, सरकार से संबंधित जो मान लो विभाग है वो मस्ट्रोल है, टेंडर बुक वगैरह है, केस बुक वगैरह है, ये डॉक्यूमेंटली आप इनको देख सकते हो। सूचनाएं कैसे प्राप्त करें, यानी सूचना प्राप्ति का जो तरीका है वो तरीका क्या रहेगा, इसमें हमें बात करनी है। तरीका क्या रहेगा, जब भी आपको किसी प्रकार की सूचनाएं चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मात्र 10 रुपए का एक, मान लो कि सबसे पहले तो आपको एक निश्चित प्रारूप में आवेदन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, निश्चित एक प्रारूप में आपको आवेदन करना है। उसमें आपको ये लिखना है कि किस विभाग से संबंधित आपको कौन सी सूचनाएं चाहिए, स्पष्टली होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये नोट करना है कि इस आवेदन के 10 रुपए या तो आप कैश दे सकते हो या आप किसी पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करवा सकते हो। 10 रुपए इसका क्या होता है, चार्ज होता है। अब जैसे मान लो कि आपने आवेदन किया, अब आवेदन के बाद में सूचना अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको सूचना दे। अब मान लो कि आपको सूचना किस में चाहिए, आपको सूचना अगर किसी बड़े कागज पे चाहिए, यानी बड़े कागज पे चाहिए, या आपको मान लो कि फोटो प्रति पे चाहिए, A4 साइज की फोटो प्रति में चाहिए, आपको CD में चाहिए, या फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती है उसमें आपको सूचना चाहिए, CD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह जिसमें आपको चाहिए। अगर आपको फोटो प्रति लेनी है तो प्रति फोटो प्रति आपको कितना RS लगेगा, 2 रुपए इसमें चार्ज लगेगा। बड़े कागज पर लेना है तो आपको अतिरिक्त शुल्क इसमें देना पड़ेगा। CD या फ्लॉपी डिस्क में आपको सूचना चाहिए तो आपको चार्ज कितना रहेगा, उसमें उसका चार्ज स्पेशली दे रखा है कि 50 रुपए RS देना पड़ेगा आपको। बड़े स्तर यानी किसी प्रकार के CD, पेन ड्राइव वगैरह में आपको सूचनाएं मिल सकती है। एक तो ये चीज नोट करना। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ सूचनाओं को देखना है तो आपको देखने में इन 10 रुपए में आपको कितने समय तक दिखाएंगे, आपको 1 घंटा तक ये सूचना दिखाएंगे। और भी आपको समय तक जब देखना है तो प्रत्येक 15 मिनट, यानी जो प्रति 15 मिनट है उसका आपको 5 रुपए लगेंगे। प्रति 15 मिनट और लंबे समय तक आप सूचनाएं देख सकते हो। यह अधिकार कि आपको पास में सूचना देखने का है। ठीक है, तो ये चीज नोट करना। अब सवाल ये बनता है कि अगर आपको सूचनाएं, मान लो कि किसी प्रकार की जो आपको सूचनाएं दी है, तो दी गई सूचनाओं के संदर्भ में आप कब तक, एक तो जैसे आप आवेदन करते हो तो आवेदन के 30 दिन में सूचनाएं देना अनिवार्य है। कितने समय में देंगे, 30 दिन के समय में आपको सूचना देना अनिवार्य है। पहली बात तो ये, अगर मुख्य सूचना अधिकारी नहीं है और सहायक सूचना अधिकारी है तो वो 35 दिन में दे सकता है। और मान लो कि मुख्य और सहायक दोनों नहीं, कोई अन्य व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, तीसरी पार्टी है, तो अधिकतम 40 दिन में दे सकता है। ठीक है, अगर सूचनाएं आपको किससे संबंधित है, अगर आपको सूचनाएं चाहिए स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है, तब आपको सूचनाएं 48 घंटे में मिल सकती है।
इस समय आपको सूचना कितने समय मिल सकती है? 48 घंटे में सूचना प्राप्त करवाई जा सकती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 30 दिन में सूचना नहीं देता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सूचना देने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया है सूचना देने से। ठीक है, ये प्रावधान इसके तहत सूचना प्राप्ति का यानी निश्चित समयावधि में सूचना नहीं देना, सूचना देने से इनकार करने के बराबर माना जाएगा। ठीक है, यह चीज नोट करना। अब सवाल यह बनता है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना गलत दे तो इसमें कोई पेनल्टी जुर्माना वगैरह भी है क्या? इसमें देखो जुर्माना या इसको बोलते हैं पेनल्टी। पेनल्टी इसमें होती है। अगर देखो कब होती है पेनल्टी चार्ज, कब लगता है? अगर एक गलत सूचना दे, जैसे मैं लिख दूं इसमें जानबूझकर गलत सूचना देने पर मित सूचना अधूरी सूचना, अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति चाहकर गलत सूचना दे रहा है, भ्रमित सूचना दे रहा है, गलत सूचना दे रहा है, तो प्रतिदिन 250 रुपए से अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना जो सूचना आयोग होता है ना वो लगा सकता है। ये अधिकार भी इनके पास में होता है। ठीक है, ये मोस्टली आपको पॉइंट नोट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट और साथ में नोट कर लेते हैं, और साथ में ये नोट करना है आपको कि अगर कोई सूचना नहीं दे, यानी कौन सी सूचना आपको नहीं मिल सकती, कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती। कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती इसकी हम बात करें तो देखो इसमें कमेंट दिखने बंद हो गए हैं। देखो इसमें, हाँ एक सूचना मैं और दे दूं आपको। आप प्रत्यक्ष मेरे से जुड़ने के लिए ये सर्च करें पॉलिटी STUDY, बिना स्पेस के लास्ट में 11 लगाना है, जुड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको सूचनाएं कौन सी नहीं मिल सकती? आपको सूचनाएं देखो, एक तो राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई सूचना, मैं लिख दूं एक बार, राज्य सुरक्षा से संबंधित कोई गोपनीय सूचना है, राज्य सुरक्षा से संबंधित, और इसके अलावा जो गुप्तचर एजेंसी वगैरह काम करती है ना, इसमें बात करूं सुरक्षा रणनीति, सुरक्षा रणनीति, आर्थिक व वैज्ञानिक गुप्त जानकारी। इसके अलावा हम ले सकते हैं जैसे विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं नहीं मिल सकती किसी भी स्थिति में विदेशों से। अच्छा इसके अलावा न्यायालय या संसद या विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा ही है, से संबंधित
विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं। ठीक है। और एक दो चीज और लिख दूं मैं, जैसे एक तो देखो, अपने बॉर्डर पे काम कर रहे गुप्तचर एजेंसी, गुप्तचर ब्यूरो, गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, देश सुरक्षा के लिए खतरा हो ऐसी सूचनाएं, आतंकवाद से खतरा हो ऐसी सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती, बाकी सूचनाएं आपको दी जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है। ये सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सवाल सबसे बड़ा अपने निकल के ये आ रहा है कि जो हर स्तर पे जो सूचना अधिकारी होता है वो सूचना अधिकारी कौन कौन। तो मैं बात कर लूं यहाँ पे राज्य के स्तर पे बात कर रहा हूं, सूचना अधिकारी यानी कहां पर आपको कौन सूचना देगा, किस स्थान पे आपको जो सूचनाएं देगा वो कौन देगा या किसके द्वारा दी जाएगी। कमेंट नहीं दिख रहे, देखो। अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत, तो यहां का सूचना अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी, जिसको ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें पंचायत समिति, और पंचायत समिति में होता है विकास अधिकारी। ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, ये वहां पर सूचना देने वाले अधिकारी के तौर पे भी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यही इसमें प्रमुख अधिकारी होते हैं। नंबर 3 पे नोट करना आपको, जैसे जिला परिषद, जिला परिषद, और इसमें होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वो मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पे काम करता है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिस भी पद की बात करें, नगर पालिका की बात कर लेते हैं, नगर पालिका में ईओ होता है ना, फेमस है राजस्थान में ईओ आरओ वाला, अभी तो भर्ती मामला चल रहा है। इसको बोलते हैं अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, इसको क्या बोलेंगे हम, ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे विश्वविद्यालय है कोई, राज्य में जो विश्वविद्यालय है उसमें होता है कुल सचिव, प्रमुख अधिकारी का कार्य करेगा। नंबर 6 पे हम जैसे बात करें, कोई भी विभाग होता है, राज्य सरकार का अगर सहायता प्राप्त विभाग है, तो उसमें जो कार्य करेगा वो कार्य किसके अधिकार होगा, वो कार्य करने का जिम्मेदारी या अधिकार रहता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और सरकार के किसी भी विभाग की बात करें, किसी भी विभाग के संदर्भ में अगर हम बात करें, सरकारी विभाग, ठीक है, कोई भी सरकारी विभाग है तो उस सरकारी विभाग में जो वरिष्ठतम अधिकारी होगा ना,
वरिष्ठतम अधिकारी, वो सूचना अधिकारी होगा वहां पे। ठीक है, ये इनके द्वारा जिम्मेदारी, इनका काम रहेगा कि कैसे और किस आधार पर इनको जो मान लो अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे खास और महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार मानव के उद्देश्य क्या है, क्यों मानव की आरटीआई क्यों लगाया, क्यों लागू किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन के उद्देश्य क्या है? देखो, पहला उद्देश्य तो ये नोट करना आपको, तो सरकार होती है, सरकार के जो अधिकारी प्रशासनिक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी होते हैं, उनके संबंध में शासन प्रशासन संबंधी आप कोई सी भी क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो लोक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता लाने, और दूसरा याद रखना, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना। ये दो उद्देश्य इनके मुख्य रूप से आपको नोट करना है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना। अब देखो, ये अपने आरटीआई की मुख्य धाराएं, मुख्य बातें थी जिसके संदर्भ में हमने बात की, और सबसे खास बात आपका पॉइंट एक और नोट करना है, और वो ये नोट करना है कि जो राज्य सूचना आयोग है वो क्या और किस प्रकार से होता है। मैं अलग से टॉपिक स्लाइड लेकर बात कर लूं। राज्य सूचना आयोग, आरटीआई के तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, और इसके तहत हमने राजस्थान में क्या की थी, इस सूचना आयोग की स्थापना राजस्थान में की थी। अब सवाल यह बनता है कि राजस्थान में जब इस सूचना आयोग की स्थापना की थी, तो इसमें देखो, एक तो याद रखना कौन सी धाराएं, कब स्थापना की गई, इसकी हम बात करते हैं। पहला पॉइंट तो आपको नोट करना है, सूचना का अधिकार अधिनियम आता है कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कौन सा है, 2005। और 2005 की जो धारा है, धारा कौन सी, 15 के तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अप्रैल, क्योंकि एक्ट 2005 में आता है, और स्थापना कब करते हैं हम, स्थापना करते हैं 18 अप्रैल 2006 को, 6 को इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना के तुरंत बाद में एक सवाल अपने लिए बनता है कि इस मान लो कि चलो गठन हो गई, स्थापना हो गई, इसमें सदस्य संख्या क्या रहेगी, सदस्य संख्या, और इसमें सदस्य संख्या याद रखना है, एक अध्यक्ष होंगे और 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, सेम केंद्र के हिसाब से है और सेम राज्य में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे दूसरा सवाल यह बनेगा आपसे कि इन सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति में याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जब ये नियुक्ति करता है तो किसके परामर्श से करेगा, तो एक समिति की सिफारिश पर करेगा, समिति की सिफारिश पर। अब आपसे सवाल पूछे जाता है इसमें कि जो समिति की सिफारिश करेंगे उस समिति में कौन कौन होते हैं, तो इस समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री, जो इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष है, क्योंकि जिस राज्य की सूचना आयोग की स्थापना कर रहे हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है। दूसरा याद रखना है, विधानसभा होती है ना, विधानसभा, और विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष इसमें सदस्य होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, एक ही मुख्यमंत्री द्वारा कोई नाम निर्देशित एक व्यक्ति कोई सा भी हो सकता है जो कैबिनेट मंत्री है, तो मुख्यमंत्री द्वारा
कोई भी एक नाम निर्देशित मंत्री, तो इन 3 लोगों की एक समिति बनती है। समिति राज्यपाल को सलाह देती है और ऐसे व्यक्तियों, सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। ये चीज आपको क्या करना है, नोट करना है। अब सवाल बनता है कि नियुक्ति के बाद में कार्यकाल कितना होता है। तो मेरा सवाल बन जाएगा यहां पे कार्यकाल एवं वेतन भत्ते। कार्यकाल एवं वेतन भत्ते, यहां पर एक लाइन याद रखनी है आपको, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, केंद्र सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, ये निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और नोट ये करनी है कि कब से निर्धारित कर रही है केंद्र सरकार। जब 2019 में आरटीए एक्ट 2005 में संशोधन किया, तब से केंद्र सरकार इसको क्या कर रही है, समय समय के हिसाब से निर्धारित करने का काम कर रहे। इससे पहले, अच्छा, कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष हुआ करता था, अब केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सवाल ये बनता है कि ये जैसे सदस्यों की मान लो की नियुक्ति हो गई, कार्यकाल है, तो उसके बाद में होती है इनकी शपथ। ये अपना दे सकते हैं सदस्य और अध्यक्ष क्या, त्याग पत्र। ये अपना वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट। पद से हटाना, ये 3-4 बातें आपको नोट करनी है। देखो, शपथ भी राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाता है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर सेवा से विमुक्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी राज्यपाल को ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और अब दूसरा बात है कि पद वार्षिक रिपोर्ट है, यानी सालाना रिपोर्ट है ना, वो याद रखना है आपको, राज्यपाल को नहीं देकर यह दी जाती है राज्य सरकार को। ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्य सरकार को दी जाती है। पद से हटाने की बात है कि ये पद से हटा सकते हैं क्या, तो पद से हटा सकता है राज्यपाल ही इनको। पद से कौन हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। किस कंडीशन में, एक तो देखो सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार या कार्य असमर्थता की स्थिति में। ठीक है, सिद्ध कदाचार या कार्य करने की असमर्थता की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में इनको हटाया जा सकता है। चाहे मुख्य आयुक्त है चाहे अन्य आयुक्त इसमें हो, किसी को भी इसमें हटाया जा सकता है। और राज्यपाल, राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त करती है और रिपोर्ट प्राप्त करके जो सरकार क्या करती है, विधानसभा के पटल पर रखती है। अब सवाल एक और ये बनेगा, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त प्रथम बने थे एम.डी. कोरानी। दूसरा याद रखना है टी. श्रीनिवासन। तीसरा नाम याद रखना है सुरेश चौधरी। चौथा नाम याद रखना है देवेंद्र भूषण गुप्ता, टीबी गुप्ता याद रखना है। और पांचवा नाम याद रखना है मोहनलाल लाठर, जो वर्तमान में है। कब से, तो 9 जुलाई 2024 से लगातार वर्तमान तक इस पद पे बने हुए हैं। वर्तमान में याद रखना, सूचना आयोग की बात करें तो वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 3 के अन्य सूचना आयुक्त है। अच्छा, सुरेश चंद्र, एक तो याद रखना सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारेख और टिक्काराम
शर्मा, 3 सदस्य इसमें बने हुए हैं। ये राज्य सूचना आयुक्त है। और थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना, जैसे राज्य सूचना आयुक्त है वैसे ही केंद्र में है, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र में सदस्य संख्या 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य हो सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति करता है एक समिति की सिफारिश पर। उसमें समिति में प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। कार्यकाल सेम यही केंद्र सरकार निर्धारित करती है। शपथ राज्य केंद्र में कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। वार्षिक रिपोर्ट है केंद्र सरकार को, पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। ये मुख्य रूप से सेम प्रोसेस होता है केंद्र में और राज्यों में। ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है। तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कंप्लीट रूप से आपके सामने रखा। एक अलग से जानकारी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू किया था। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम, राजस्थान जन सुनवाई अधिकार एक्ट कब का, 2012 का। यह लागू कब हुआ, 1 अगस्त 2012। और याद रखना है राजस्थान देश का प्रथम राज्य इस प्रकार का कानून बनाने वाला, ठीक है। ये चीज आपको अलग से नोटिस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है। मोस्टली अगर हम बात करें तो सारी चीजें, सारे तथ्य सबसे महत्वपूर्ण फटाफट कर लेते हैं इसका रिवाइज। और देखो इसमें सूचना का अधिकार 2005 किसी देश के व्यक्तियों को, नागरिकों को, राज्य सरकार यानी जो सरकार है उसके प्रशासन कैसे हो रहा है, सरकार कैसे कार्य कर रही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। देश का पहला राज्य स्वीडन है जिसने सूचना का अधिकार दिया था लोगों को। फिर फिनलैंड ने कानून बनाया था इस पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रथम अधिवेशन में सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार में माना था। और फिर मानवाधिकार घोषणा पत्र आता है, उसमें अनुच्छेद 19 में सूचना के अधिकार गारंटी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार क्या कर रही है ये जानने का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, यानी सूचना जानने को प्राप्ति का अधिकार है। वर्तमान में आर्टिकल 19 में सूचना का अधिकार, ध्यान रखना। वर्तमान कौन सा आर्टिकल है, वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 19 और 19 का भी एक का भी ए, इसमें क्या दिया हुआ है, सूचना का अधिकार दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सूचना अधिकार पर कानून बनाने का समर्थन किया था और इसमें कुछ बाधाएं आई थी लेकिन फिर भी प्रयास किया था इनके द्वारा। फिर सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर अजमेर से शुरू होता है। किसने किया, मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में अरुणा रॉय ने किया था, ठीक है। समाज सेविका अरुणा रॉय और मैग्नेस पुरस्कार मिल चुका है इनको। स्थान है तिलोनिया अजमेर से, मुख्यालय देवडूंगरी। वर्तमान में राजसमंद की बात करें तो स्थापना 1990 में इस संगठन की हुई थी। कोर्ट किराना में पहली सुनवाई की थी और भीम राजसमंद में दूसरी सुनवाई की थी। और सुनवाई करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला था कि ये मूल अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण अधिकार इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सूचना का अधिकार अधिनियम का समर्थन किया था और फिर सूचना का अधिकार हम 2000 में लाए थे, ठीक है। फिर याद रखना आरटीआई एक्ट 2005 और 15 जून से, यानी ये लागू कब होता है, 12 अक्टूबर को। 6 अध्याय 30 धाराएं और 2 अनुसूची इसमें है, ठीक है। फिर 2019 में कुछ संशोधन इसमें किए गए थे। कौन से अधिकार मिल सकते हैं, तरीका क्या है, इसकी हमने बात की थी। और नेक्स्ट याद रखना है इसमें जुर्माना पेनल्टी कितनी है, तो ये नोट करना आपको 250 रुपए प्रतिदिन से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें है, ठीक है। और मैं ये ना प्रत्येक जुड़ने की बात इसमें कही थी। अब बिना स्पेस के ये सब सर्च करने से आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट याद रखना कौन सी सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती है, तो ये सूचनाएं कुछ प्रकार से अधिकारियों की बात की थी इसमें, और फिर उद्देश्य की बात की थी, फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात महत्वपूर्ण आपको नोटिस करनी है। ये जानकारी आपके लिए विशेष तौर पे इसी प्रकार से जुड़े हुए देखते रहिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।